नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना काल की। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पहले की तुलना में कोरोना घटने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक पूरी दुनिया में कोरोना के बीमार लोगों की संख्या 45 लाख को पार कर चुकी है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 लाख से ज्यादा हो चुकी है। पूरी दुनिया की हालत ये है कि अब तक 188 देशों में कोरोना पांव पसार चुका है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। यहां कुल मिलाकर 85,880 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही कोरोना के सबसे ज्यादा 14,17,512 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद कोरोना के 2,52,245 मामलों के साथ रूस दूसरे नंबर पर है। वहीं 2,34,440 मामलों के साथ ब्रिटेन, 2,29,540 मामलों के साथ स्पेन, ब्रिटेन, इटली, ईरान, ये सब ऐसे देश हैं जहां पर इस महामारी का लगातार प्रकोप देखने को मिल रहा है। और खबरों में आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं अमेरिका की। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना से संक्रमितों को ठीक करने के लिए साल 2020 के आखिर तक वैक्सीन विकसित किए जाने की संभावना जाहिर की है। ट्रंप ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने की संभावनाओं को लेकर उत्साहित मूल्यांकन दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना से संक्रमितों को ठीक करने वाली वैक्सीन इस साल के आखिर तक तैयार हो जाएगी। मुमकिन है कि पहले भी हम वैक्सीन इजाद कर लें, अगर हम कर पाए तो। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उनके खिलाफ जवाबदेही अदालत में भ्रष्टाचार के 2 और मामले दायर करने की मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के महानिदेशक शहजाद सलीम की अध्यक्षता में एक बोर्ड की बैठक बुलाई गई। बोर्ड ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामलों में नवाज, उनके छोटे भाई, बेटी मरियम नवाज और 13 अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों पर चर्चा की। अब शहजाद सलीम की मंजूरी के बाद शरीफ परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामले अगले हफ्ते लाहौर की अदालत में दायर कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि शरीफ परिवार पर 7 अरब पाकिस्तानी रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा हुआ है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से एक बार फिर से 2 नए मामलों की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी ही नवाज शरीफ की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और अब बात करते हैं भारत की। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्रालय की चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग की बात कही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए हम आपको सुनाते हैं। और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी। कोई पात्रता के बड़ी कंडीशन इसमें नहीं है इस तरह की, केवल उनको अपफ्रंट पेमेंट करनी है। और यही नहीं, इसके अलावा जो पार्शली एक्सप्लोर्ड थे हमारे खदान, उनको भी देने का काम किया जाएगा ताकि उनका भी खनन और किया जा सके और उसका लाभ भी मिले। कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ये जो अन्वेषण हुआ था, अब इसको निजी क्षेत्र को देकर जल्दी उसमें और लाभ मिल सकता है और प्लेयर्स आएंगे तो खनन ज़्यादा हो पाएगा। और जो अपना समय से पहले खनन की प्रक्रिया को पूरा करता है तो उसको भी इंसेंटिवाइज करने का काम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी किश्त में रक्षा क्षेत्र को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र को लेकर किए गए इन बड़े ऐलानों को लेकर सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सैनिक और एक नागरिक होने के नाते पर कि ये चौथे इकोनॉमिक स्टिमुलस बूस्टर के अंदर में डिफेंस के बारे में सोचा गया है। और मुख्य तौर पर जो 3 चीज़ें मेरे को
पता लगी हैं। पहला ये कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का रिफॉर्म किया जाएगा, कॉर्पोरेशन किया जाएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का, ये शेयर मार्केट में भी इसका लिस्टिंग किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक डिफेंस रिफॉर्म है। सेकेंडली जो FDI है, मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर, उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, 49% से 74 किया जाएगा। इससे जो फाइनेंस है, जो फिस्कल पावर है, जो रेवेन्यू है, वो डिफेंस सेक्टर के लिए आएगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि कुछ एक आइडेंटिफाई किए हैं वेपन जो हम इंपोर्ट करते थे, जो हमारा डिपेंडेंस है बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन से वेपन्स वगैरह लेने का, उसको रिड्यूस किया जाएगा, उसको कम किया जाएगा और उसकी बजाय खुद देश के अंदर में मेक इन इंडिया तहत डिफेंस सेक्टर के अंदर में ये वेपन्स बनाए जाएंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पंजाब की। जी हां, आपको बता दें कि शराब की तस्करी और अवैध बिक्री के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने उन इलाकों में SHO और DSP के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जहां शराब की तस्करी हुई है, शराब की अवैध बिक्री हुई है और जहां शराब को अवैध भट्टियों में चलाया जा रहा है और बनाया जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि कैप्टन ने सख्त रवैया अपनाते हुए तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा है। ऐसे में कई पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया है। DGP को आदेश जारी किया गया है और साफ तौर से कहा गया है कि जिस प्रकार से अवैध राजस्व की वसूली होती है, अवैध तरीके से जब शराब बिकती है तो राजस्व को नुकसान होता है। ये तमाम बातें कही गई हैं, राजस्व को नुकसान नहीं होना चाहिए। अवैध प्रकार से जो बिक्री की जाती है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की है। कांग्रेस के नेता ने राजधानी दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास मजदूरों से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने फुटपाथ पर बैठकर उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से राजधानी दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने की लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान ही राहुल गांधी ने सरकार से कई फैसलों पर जवाब मांगे हैं। ये भी आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर खासतौर से वो सरकार पर हमलावर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मजदूरों के लिए 1000 बसें चलाने की अनुमति वो प्रदान करें। पत्र में प्रियंका गांधी ने लिखा है कि लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के मजदूर देश के कोने कोने में पलायन कर वापस लौट रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से कई घोषणाओं के बावजूद पैदल आ रहे हैं। इन मजदूरों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। प्रदेश में अब तक तकरीबन 65 मजदूरों की अलग अलग दुर्घटनाओं में मौत भी हो चुकी है, जो राज्य में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या से भी ज्यादा है। पलायन करते हुए बेसहारा प्रवासी मजदूरों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहती है, जिसका पूरा खर्चा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वहन करेगी। तो इस प्रकार का पत्र लिखा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा। और साथ ही आपको बता दें कि सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद भी प्रवासी श्रमिकों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रवासी लगातार जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए निकल रहे हैं। बॉर्डर पर सख्ती के बावजूद प्रवासी मजदूर खेत नदियां पार कर हरियाणा पहुंचे थे। हालांकि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की काफी सख्ती देखने को मिली है, लेकिन प्रवासी श्रमिक नदी और खेतों के रास्ते हरियाणा में दाखिल हो यूपी बिहार पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज भी ऐसी ही तस्वीरें अंबाला में देखने को मिली, जहां प्रवासी खेत और नदी के रास्ते अंबाला पहुंचे और पुलिस ने उन्हें वापस लौटाना शुरू कर दिया। कितने दिन हो गए, कहां से चल रहे हो आप? जम्मू तवी से सर चल रहे हैं, 5 दिन हो गया पैदल आके। रास्ते में कई जंगल से आना पड़ रहा है, तंग कर रहे हैं, सभी खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है सर उधर को।
एक जगह रास्ते में पंजाब वाले ने तो क्यों पैदल क्यों चल दिया आप लोग? पैदल उधर से चली गई सर, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हैं। लॉकडाउन में ऐसे आदमी खत्म नहीं होगा, वैसे तो भूखे में खत्म हो जाएंगे इतना। सर एंट्री परमिशनों से हो रही है, जहाँ पर आज सवारी बसें आ रही हैं ये जम्मू साइड से, और उनको परमिशन दी जा रही है। उनका मेडिकल देख लेते हैं, परमिशन देख लेते हैं, जा रहे हैं वो। सर जो और प्रवासी मजदूर हैं प्रवासी मजदूर कई छुप के आ रहे हैं गाड़ी में, ट्रक में, उनको हम वापस कर रहे हैं। आज 3-4 कैंटर वगैरह 4 व्हीलर ये वापस करे हमने। आपके नाके से कोई इजाज़त नहीं है? नहीं सर, कोई जवाब तो क्या नहीं। खेतों नदियों से पार कर जाते हैं सर ये? वो देखो वहाँ तक तो हम जा सकते हैं, मेरे पास तो ये पुल है, पुल के से हम पैदल और साइकिल वाले को तो बिल्कुल नहीं जाने दे रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला परमिशन है तो वो जा रहे हैं, लोकल उसको छोड़ देते हैं। लोकल अभी चल तो कोई दवाई बूटी लेने जा रहा है, उसको भी इजाज़त देते हैं फैमिली देख के। तो इस नाके से नहीं गुजरने दिया? इससे नहीं दिएगा। तो आते हैं लोग यहाँ पर, लोग आते हैं, काफ़ी आते हैं, भीड़ लग के आती है पूरी, तो उनको हम बिना परमिशन से नहीं जाने देते। यूपी साइड, बिहार साइड जो जा रहा है, लोकल को दवाई बूटी लेने जा रहा है, ठीक है, जेन्युइन आदमी है, उसको हम थोड़ी इजाज़त देते हैं, ठीक है दवाई जा रहा है, कोई बात नहीं। तो पैदल भी लोग आ रहे हैं? पैदल लोग आते हैं, उनको मना कर देते हैं, फिर वो खेतों के रास्ते से ही वापस। और जैसा कि जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, देश भर में लॉकडाउन है, जिसके चलते प्रवासी मजदूरों का पलायन भी जारी है। इसी बीच हादसे भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार इन हादसों में मजदूरों की जान जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रहे ऐसे हादसों पर सीपीआई के नेता सीताराम येचुरी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में माइग्रेंट मजदूर उत्तर प्रदेश में ही नहीं कई प्रांतों में मारे जा रहे हैं। 50 दिन हो गए वो रोड पे सड़क पर चल रहे हैं। उनके राहत के लिए कुछ सोचा? और गलत बात और झूठी बात जाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है सरकार, ये मोदी सरकार, मार्च 31 तारीख को, कि एक भी माइग्रेंट वर्कर सड़कों पे नहीं है। आज क्या हो गया? मई 16, आज भी चल रहे हैं माइग्रेंट वर्कर लाखों के तादाद में। इस तरीके की बातें करके गुमराह करके कोर्टों को और जनता को अपनी निजी एजेंडा जो है वो लागू किए जा रहे हो। ये निजी एजेंडा सभी क्षेत्रों में हो रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में, आर्थिक नीतियों में जो देश को लूटा जा रहा है, और आम लोगों की मानव अधिकार और जनवादी अधिकारों के ऊपर। और अब बात करते हैं राजस्थान की। जी हां, आपको बता दें, कोरोना महामारी को लेकर राजस्थान की सरकार काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है। कोरोना महामारी को लेकर राजस्थान की सरकार ने 430 ओपीडी मोबाइल वैन चलाई हैं। आपको ये भी बता दें कि इसी क्रम में गहलोत सरकार ने अभी 6 जिलों के लिए सिरोही, जालौर, पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में 120 मोबाइल वैन और चलाने के निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में और लॉकडाउन की परिस्थितियों के चलते पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान में जो दूसरी बीमारी के लोग हैं वो लगातार अपना इलाज कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और इसी के चलते लगातार वो कदम उठाते हुए नजर आ रही हैं। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से 430 ओपीडी मोबाइल वैन चलाई गई हैं और इसी क्रम में 120 मोबाइल वैन जो हैं वो 6 जिलों के लिए फिलहाल चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं और इस प्रकार की जानकारी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी है। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में और लॉकडाउन की परिस्थिति के चलते पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में जो दूसरी बीमारी के लोग हैं, जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, उपचार कराना चाहते हैं, हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं, उन लोगों का काम सफर नहीं हो, इसके लिए उन्होंने पहले 430 ओपीडी वैन पूरे राजस्थान में चलाई, जो गांव-गांव में जाके, कस्बों में जाके ऐसे पेशेंट की चिकित्सा व्यवस्था को सुनिश्चित कर सके। वो प्रयोग हमारा बहुत सफल रहा और लाखों की संख्या में लोगों ने इन मोबाइल ओपीडी वैन्स के माध्यम से अपनी चिकित्सा परामर्श भी लिया और इसका लाभ भी उठाया। अभी जो 5-6 जिले जहां पर भारी संख्या में प्रवासी राजस्थानी और माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं, उन जिलों में भी पर्याप्त ओपीडी वैन और हो, तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि 120 मोबाइल ओपीडी वैन इन्हीं जिलों के लिए, 6 जिलों के लिए और विभाग द्वारा चलाई जाए। तो ये जो 430 पहले की
और 120 ये करीब 550 मोबाइल ओपीडी वैन हो जाएगी जो पूरे प्रदेश में चल रही है। और ये जो जिले जहाँ पर प्रेशर रहेगा हमारे प्रवासी राजस्थानियों के आने का या माइग्रेंट लेबर्स के आने का, उन जिलों में विशेष तौर से 20-20 मोबाइल ओपीडी वैन एक जिले में, तो 6 जिलों में 120 ओपीडी वैन और चलेगी, तो आम आदमी को सुविधा मिलेगी और उनको उपचार में राहत मिलेगी। जगह जगह हमारी जो मेडिकल डिपार्टमेंट की टीमें पहुंचेगी और उनकी चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित। जी हाँ, वाकई में इसकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एएनबी न्यूज़ के माध्यम से भी लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं किस प्रकार से जो दूसरी बीमारियां हैं वो लोगों की जान लेती हुई नज़र आ रही हैं, और इसके चलते लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अन्य बीमारियों का इलाज भी लोगों के द्वारा किया जाए। खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन की अवधि को लगातार बढ़ाती जा रही है। सभी यातायात के साधन बंद हैं, जिनकी वजह से लोग जहां थे वहीं पर फंसे हुए हैं। अब लोग अपने अपने घरों की तरफ रुख करने के बारे में विचार कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण ने जल्दी ही घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की संभावना जाहिर की है। इसके साथ ही कुछ निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जिनका पालन करना यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा। ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर यात्रियों से अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। वहीं फ्लाइट पकड़ने के लिए हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपने बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट लेकर ही एंट्री होगी। ये भी आपको बता दें कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा। तो तमाम तरह के उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं। जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुँचाई है कि फ्लाइट्स को उड़ाने की बात कही जा रही है। देखना होगा कब तक फ्लाइट्स उड़ पाएंगी, और ये तमाम नियम इसीलिए बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान भी बलरामपुर जिले के राजपुर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सत्ता का संघर्ष देखने को मिल रहा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान राजपुर में सब्जी मंडी डेली मार्केट वाली जगह पर लग रहा है, और यहाँ सभी लोगों का आगमन भी रहता है, क्योंकि ये मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। 2 दिन पहले नगर पंचायत में काबिज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बैठक कर मंडी को वहां से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया और उसे दूसरी जगह शिफ्ट भी करा दिया गया। पीआईसी की बैठक की खबर लगते ही कांग्रेस के नेता भी हरकत में आ गए और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों पक्षों में हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बताएंगे? ये देखिए, लोकल राजनीति से प्रभावित हो गया था ये बात। यहाँ पर नगरीय निकाय में चूंकि अब सरकार इन्हीं का बन गया है, कुछ आंकड़ा कम आने से सरकार इनका बन गया। इन लोगों ने पीआईसी में निर्णय लिया कि बाजार हटाना है। अब ये दोस्ता की भावना है, बस कुछ उसका विशेष कारण नहीं था कि बाजार क्यों हटाना है। हटाया, आनंद फानंद में इन लोगों को मीटिंग नहीं करना था। मीटिंग किए और उसी दिन मीटिंग किए, उसी दिन बोले कि हटाओ यहाँ से बाजार, तुरंत हटा के चल दिए। आप ये जब इतना बड़ा निर्णय लेने जा रहे हो तो आप आम लोगों का भी राय ले लो ना थोड़ा। आम लोगों का क्या कहना है? बाजार जो यहाँ कर रहे हैं सब यहीं के लोकल है। इन लोगों को कहाँ पर अच्छा लग रहा है? क्या यहीं अच्छा लग रहा है या कहीं बाहर जाना अच्छा लग रहा है? एक बात। दूसरा बात, यहाँ का सुविधा देखो ना। आप जो दूसरे जगह बिरान में भेजे हो, क्यों भेजे हो? ये मेन रोड है, मेन रोड में भी यहाँ से 2-3 जगह के लोग प्रभावित हो जा रहे हैं। यही सब कारण है। तो फिर हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। बाजार वहाँ जाना से बेचारे किसान लोग प्रभावित हो जा रहे थे। वहाँ कोई ग्राहक ही नहीं जा रहा था। जिसको जाना है एक दिन में जाके ले आएगा, कहीं से भी लाएगा। वो तो बाजार नहीं भी रहेगा तो आखिर कुछ न कुछ खा ही रहे लोग। कौन लोग ऐसा किए थे? ये बीजेपी वाले लोग किए थे, यहाँ के पार्षद। अब ये सब जो है राजनीतिकरण के चक्कर में जो है ना इस तरीके से हो रहा है, जिसको हम पुनः जो है यथावत प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए यथावत कर दिए उसको। सर, कौन लोग थे जो बाजार को वहाँ ले गए थे? क्या दिक्कत थी? अरे ये पीआईसी बैठक में ये लोग जो है ये निर्णय लिए और ये लोग जो है स्वयं इस तरीके से सेल्फ डिसीजन लेकर के और इस तरीके से लिए। और वहीं कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा के करनाल जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद शर्मनाक है। करनाल में एक डॉक्टर को अस्पताल के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध करना पड़ रहा है। दरअसल यहां के केयर
पार्टनर अस्पताल के डॉक्टर गौरव का आरोप है कि अभी तक उसे 2 महीने की सैलरी और 4 महीने का ओवरटाइम नहीं दिया गया है। जब उसने अपना हक मांगा तो अस्पताल ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उसी अस्पताल के बाहर अपनी पत्नी के साथ चाय की रेहड़ी लगा ली। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से ये डॉक्टर यहाँ चाय बेचता हुआ नजर आ रहा है। इसने अस्पताल प्रशासन के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं और साथ ही इनका ये भी कहना है कि जब इन्होंने अपनी सैलरी मांगी तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका डॉक्टर साहब ने इजाद किया है। हार्ट सेंटर में जो करनाल के मूलचंद हॉस्पिटल के अंदर है, मैं यहाँ जॉब करता पिछले पौने 2 साल से एज ए RMO रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। अभी क्या हुआ, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ इन्होंने मुझे लीव विदाउट पे लेने के लिए बोला। जब मैंने कहा मुझे मेल करो तो उन्होंने मेल ये किया मुझे कि आपको गाजियाबाद ट्रांसफ़र कर रहे हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। 1 अप्रैल को मेल किया कि आज ही आप चले जाओ गाजियाबाद। मैंने इनको मेल का रिवर्ट किया कि मैं गाजियाबाद चला जाऊंगा, मुझे 14 दिन का टाइम दो, जब तक लॉकडाउन है, तब तक 14 अप्रैल तक लॉकडाउन था, कि मैं उसके बाद चला जाऊंगा क्योंकि अभी कोई पब्लिक कन्वेंस नहीं चल रहा है। मैं अपना सामान कैसे शिफ्ट करूँगा, मुझे रहने के लिए कमरा कौन देगा, वगैरह वगैरह। उन्होंने किसी बात का रिप्लाई नहीं करा। ये कहा या तो आप आज ही जाइए या आपकी हम एब्सेंट काउंट करेंगे। फिर मैंने इनको 6 तारीख को मेल किया कि चलो कोई बात नहीं, मैं लीव विदाउट पे ले लूँगा आपके यहाँ से, लेकिन मेरा पहले का हिसाब क्लियर कर दो। मेरा पहले पिछले साल का 4 महीने का ओवर टाइम है, 2 महीने की सैलरी है, दे दो ताकि मुझे तकलीफ ना हो फ्यूचर में, 1-2 महीने निकल जाए मेरे। इन्होंने मेल का रिप्लाई नहीं करा। मैंने CM विंडो पे कंप्लेंट करी 7 तारीख को। CMO की तरफ से इनको फ़ोन गया होगा ज़रूर, तभी इन्होंने मुझे 8 तारीख को ही मेल करी कि क्योंकि मैंने किसी गवर्नमेंट ऑफिस पे अप्रोच किया मैनेजमेंट के ख़िलाफ़, मेरे खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करेंगे। और एक मेरी टिकटॉक वीडियो जो 2018 की बात है, वो उस समय का अपॉलजी लेटर मेरा, वो भी जो इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे पे ज़बरदस्ती मुझ पर दबाव बना के लिखवाया था, वो मुझे भेज रहे हैं कि देखो आपने पहले भी अपॉलजी लेटर लिखा है, फिर से इंडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो। वार्निंग लेटर भी मैंने CM विंडो पे डाल दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 तारीख को मैं DC साहब से मिला, उनको मैं रिटर्न में कंप्लेंट दे के आया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कंपनी के जो सीनियर्स हैं AVP VP, उनको इतनी बार मैंने फ़ोन करे, मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज का। तो अल्टीमेटली मैंने 2 दिन पहले परसों से यहाँ ये चाय की रेडी लगाई ताकि मेरा प्रोटेस्ट दर्ज हो सके कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, क्या कारण है, प्रशासन की नींद खुले, कोई मेरी सुध ले। लेकिन प्रशासन की तरफ से, करनाल प्रशासन की तरफ से मेरी सुध लेने कोई नहीं आया, बल्कि हमारी एक सीनियर मैडम आती है कंपनी की तरफ से ही, जो आके मुझे ये कहती है दफ़ा हो जा यहाँ से। जब मैं उनसे मिलता हूँ, अंदर जाके चाय लेकर के जाता हूँ उनके पास, वो कहती हैं दफ़ा हो जा, मुझे शक्ल मत दिखा। और क्या परेशानी हो रही है? सर परेशानी ये हो रही है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। ये लोग जनवरी से, मतलब काफ़ी महीनों से ये डिले कर रहे थे सैलरी। तो क्या कर रहे थे, 1 मंथ लेटर दे रहे थे। जैसे जनवरी की सैलरी इन्होंने हम लोगों को मार्च में दी, ठीक है, तो हम लोग कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है लेट सही पर हमें सैलरी मिल रही है। बट फरवरी मार्च की इन्होंने सैलरी नहीं दी और अप्रैल में आते आते इन्होंने बोला कि आप घर पर रहिए बिना सैलरी के। तो हमने ये बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 महीने की सैलरी नहीं दे चुके हैं, तो हमें किसी तरीके से घर चलाना है। अगर ये चीज़ अगर आप चाहते हैं तो हमारी पहले की सैलरी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।